एक गरीब की शादी। सूरजपुर के एक गांव में एक मध्यम परिवार रामनाथ, उसकी पत्नी रानू देवी, एक लड़की रीना और बेटे आकाश के साथ रहता है। रामनाथ रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं, रीना ग्रेजुएशन कर ली है और छोटा बेटा आकाश अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। आज रीना के रिश्ते के लिए लड़के वाले फाइनल करने आ रहे हैं। रामनाथ, रीना, रानू देवी तीनों बैठे हैं। तुम जानती हो, रंजन के पिता इस गांव के जमींदार और बहुत पैसे वाले हैं। उनकी हमारी बराबरी कहाँ? वो अगर कोई बड़ा डिमांड कर दें, तो फिर हम कहाँ से पूरा कर पाएंगे? देखो जी, वे लोग खुद से ये रिश्ता तय करने आ रहे हैं। आप साफ साफ बता देना, हम लोग शादी में जो बन पाएगा वो देंगे, पर उनकी अलग से कोई डिमांड होगी तो हम नहीं दे पाएंगे। मम्मी, आप चिंता ना करें। रंजन और मैं दोनों सालों से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। वो मुझे पसंद करते हैं और उनके परिवार भी मुझे बहुत चाहते हैं। वे लोग शादी में कोई डिमांड नहीं करेंगे और वैसे भी उन लोगों के पास गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सभी कुछ तो है। सुनते हो जी, आप थोड़ी मिठाई बाजार से ले आइए, लड़के वाले आते ही होंगे। अभी जाके लेके आता हूँ। तभी शाम को जमींदार भानु प्रताप, उनकी पत्नी सुलोचना और बेटे रंजन आते हैं। देखिए रामनाथ जी, रंजन हमारा इकलौता लड़का है। आपको पता है हम लोग आपकी रीना को कितना चाहते हैं। आपकी लड़की हमारे घर में बहू बने, बस हमें दहेज से परहेज है। पर हाँ, आप जानते हैं हमारा इस गांव में क्या इज्जत और मान सम्मान है। बस आप मेहमानों को यानी बारातियों को अच्छी तरह से स्वागत कर दीजिएगा। कोई शिकायत उनकी तरफ से हमें सुनने को ना मिले। रामनाथ सोचता है, वो अपनी पत्नी की तरफ देखता है, फिर वो मायूसी होकर उनकी बातें मान लेता है। आप निश्चिंत रहिए, रीना मेरी लाडली बेटी है। हम बहुत धूमधाम से बारातियों का स्वागत करेंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और फिर कुछ दिनों बाद रीना और रंजन की धूमधाम से शादी होती है। शादी के मंडप में रंजन दूल्हा और रीना दुल्हन की ड्रेस पहने बैठे थे। पंडित मंत्रों से उच्चारण कर रहे थे, मेहमानों से भरे पड़े थे। भानु प्रताप जी रामनाथ के पास आकर गुस्से से ऊंची आवाज में, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया, बारातियों को आपने अच्छे से स्वागत नहीं किया, रिश्तेदार लोग हमसे नाराज हैं। कम से कम एक कार आपको देनी चाहिए थी। मैंने मांगा नहीं तो आपको अपनी तरफ से खुद भी कुछ दे देना चाहिए था, पर इतना भी आपसे नहीं हुआ। आप बहुत ही गरीब और निहायती जंगली टाइप के इंसान हैं। भानु प्रताप की बातें रंजन और रीना दोनों सुन रहे थे। मेहमानों के सामने रामनाथ अपनी बेइज्जती होता देख रोते हुए, आप ये शादी होने दीजिए, हमारे पास जितनी भी पूंजी थी सब खर्च कर दी है हमने। तभी रंजन शादी के मंडप से उठकर करीब आता है। देखिए पिताजी, आपको शादी के इस शुभ अवसर पर रीना के परिवार वालों को दोष देना उचित नहीं, और वैसे भी आपको पहले से ही रीना के परिवार वालों की हालत सब बता दी गई थी। अब उनसे जितना हो सका उन्होंने किया। हम शादी करने आए हैं और करके ही जाएंगे। तभी जमींदार के साथ आए एक परिचित मेहमान कहते हैं, देखा भाई, आजकल के मॉडर्न युग के लड़के। तभी रंजन की माँ जमींदार साहब को साइड में ले जाकर, आप अभी कुछ मत बोलिए, शांति से शादी हो जाने दीजिए। शादी के बाद हम लोग इस बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे रीना के घर वालों से। सास की ये बातें रीना सुन लेती है और फिर रीना और रंजन की शादी पंडित मंत्र उच्चारण के साथ शादी संपन्न करवाते हैं। विदाई के वक्त रामनाथ रीना को गले लगाकर खूब रोते हैं। पिताजी, मुझे लगता है ये लोग हमें यहाँ आने नहीं देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? तुम्हें मैं लेके आऊंगा। रंजन आके रीना को अपने साथ लेके कार में बिठाते हैं और फिर रीना रंजन के साथ कार में बैठकर अपने ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद रंजन विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाने की तैयारी में लगे हैं। रीना बैग में कपड़े समेटकर बैग में रखती हुई रोती है ये देखकर। अरे पगली, इसमें रोने का क्या है? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूँ, बस 1 साल की ही तो बात है। और फिर रंजन फ्लाइट से अमेरिका चला जाता है। इधर रामनाथ को अपनी बेटी रीना की याद आती है
और वो रीना से मिलने उसके ससुराल जाते हैं। जमींदार के हवेली के दरबान रामनाथ को अंदर जाने से रोक देता है। मुझे जमींदार साहब ने हुक्म दिया है कि अगर आप कभी आए तो आपको अंदर आने ना दिया जाए। मुझे पता है आप बहुरानी के पिताजी हैं। रामनाथ ये सुनकर आश्चर्य होता है। वो रोता है और उसके मन से आवाज निकलती है। कभी सोचा नहीं था मेरी बेटी से मिलने ही नहीं दिया जाएगा। कितना अभागा और बदनसीब पिता हूँ मैं। ना जाने रीना के साथ ये लोग कैसे बर्ताव करते होंगे। और फिर रामनाथ उदास मन से अपने घर लौट आता है। इधर रीना के सास ससुर घर के नौकरों की छुट्टी कर देते हैं और पूरे हवेली की साफ सफाई से लेकर घर का चौका बर्तन सभी कामों पर रीना को लगा देते हैं। रीना बेबस थी। रंजन विदेश गया हुआ था डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए। रीना कभी ख्वाबों में भी नहीं सोची थी कि उसके सास ससुर इतने निर्दयी होंगे। सासू माँ उसके हर काम की कोई न कोई नुक्स निकाल कर दिन भर ताना मारती थी। एक दिन रंजन की मौसी घूमने आती है। सासू माँ और उनकी बहन दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तभी रीना चाय नाश्ता लेकर आती है और मौसी की पाँव छूकर प्रणाम करती है। जीती रहो। वाह, कितनी प्यारी खूबसूरत मिली है दीदी तुम्हें। हाँ, खूबसूरत ऐसे फक्कर घर से आई है कि क्या बोलूं। ऐसे क्यों कहती हो दीदी? अरे तू नहीं जानती, इसके माँ बाप ने आधे आधे ग्राम के जेवर पहनाकर भेज दिया है। कुछ शर्म हया तो हो समझ। और तुम तो जानती हो बहन, मेरा इकलौता लड़का रंजन डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। उसके लिए एक से एक करोड़पति लड़की की ऑफर आ रहे थे, पर मेरे सीधे साधे लड़के को इस फक्कर खानदान की ये पनौती सूरत वाली ने क्या जादू किया कि हम लोग को मजबूरन शादी करवानी पड़ी। ये सुनकर रीना रोते हुए वहाँ से अपने बेडरूम में आ जाती है और सोचती है, किसे बताऊं और कैसे बताऊं। मोबाइल भी तो इन लोगों ने रख लिया है। और इधर गांव में रामनाथ को एक गांव वाले आकर रीना के ससुराल वाले के अत्याचार के बारे में सब बताते हैं। उसे उसकी सास हमेशा ताना देती रहती है कि कैसे फक्कर खानदान की लड़की ले आए हैं। ये सुनकर रोते हुए सोचता हूँ खेती की जो थोड़ी सी जमीन है उसे बेचकर उस पैसे को रीना के ससुराल वालों को दे दूं। लेकिन मेरे बेटे आकाश का क्या होगा? उसकी आगे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? और अगर रीना के ससुराल वालों का मुंह बंद नहीं किया तो कहीं वो लोग मेरी बेटी को मार न डालें। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरे दिन रामनाथ जमीन बेचने के लिए गांव के कुछ लोगों से मिलते हैं और ये बात आकाश को पता चल जाता है। एक दिन घर में, पिताजी, आप अगर खेती की जमीन बेच देंगे तो घर का राशन कैसे आएगा? और फिर 1 साल की बात है, मेरी नौकरी लगते ही रीना दीदी की तकलीफ मैं सारी दूर कर दूंगा। वो तो ठीक है, पर शादी को कई महीने हो गए हैं। रीना से वो लोग मिलने भी नहीं दे रहे हैं। दूसरे दिन रामनाथ जमीन की कागजात सरपंच के पास गिरवी रखकर थोड़े पैसे उठाते हैं और रीना के ससुराल में आते हैं हवेली के दरबान से। तुम्हारी मालकिन को बोलो मैं उन्हें कुछ देने आया हूँ और उनसे बात भी करनी है। दरबान रामनाथ को बैठक खाने में बिठाता है। कुछ देर बाद रीना की सासू माँ आती है। रामनाथ खड़े होकर विनती करते हुए, देखिए, मैं अपनी जमीन गिरवी रखकर थोड़ा बहुत पैसा लाया हूँ। कितना है इसमें? 30,000। 30,000 में हमारे रंजन का कार कैसे आएगा? कम से कम 10 लाख में आती है। क्या कहा आपने? कार? हाँ हाँ, कार। इसमें चौंकने की क्या बात हो गई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पैसे देता जाऊंगा। थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए मुझे। मेरी आपसे विनती है कि रीना को कुछ दिनों के लिए उसे मेरे साथ घर जाने की अनुमति दें। आप अभी रीना से मिल सकते हैं। जब तक कार नहीं देंगे तब तक वो इस घर से बाहर नहीं निकल सकती है। ये सुनकर रामनाथ थोड़ा गुस्सा हो जाता है। आपने शादी से पहले कार के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं था, और अगर उस वक्त बोला होता तो हम ये रिश्ता कभी नहीं करते। और वैसे भी आपने कहा था कि दहेज हमें नहीं चाहिए। तभी जमींदार भानु प्रताप आते हैं।
अरे भाई, हम दहेज कहाँ मांग रहे हैं? आपके जमाई को कार नहीं चाहिए क्या? वो अमेरिका से डॉक्टर बनकर आ रहा है। वो क्या आपकी तरह बस में सफर करेगा? ठीक है, आप ये 30,000 रखिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको जितना होगा उतना देता रहूंगा। बस एक बार हमें रीना से मिलने दीजिए। सास ससुर मुंह बनाकर अंदर चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद रीना आती है। रामनाथ रीना को देखते ही खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहकर निकलता है। ये देख रीना भी अपने आप को रोक नहीं पाती है। उसकी भी आंखों से आंसू गिरने लगता है। फिर रीना भागते हुए अपने पिता के गले लग जाती है और खूब रोने लगती है। रो मत रीना, मेरी बेटी, ये क्या हालत बना रखी है तूने? काफी कमजोर लग रही है। मत रो बेटी, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है। देखना, मेरे जमाई रंजन के आते ही सब ठीक हो जाएगा। पापा, आपको मेरी कसम, आइंदा आप एक पैसा भी इन लोगों को नहीं देंगे। आप चिंता ना करें, मैं यहाँ ठीक हूँ और आप यहाँ कभी मत आइएगा। ये बोलते हुए रीना रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। रामनाथ मायूस, मजबूर सा, बेजान रीना को जाते हुए देखने लगता है और फिर बुझे मन से अपने गांव लौट आता है। उस दिन के बाद से रीना खाना पीना सब छोड़ देती है। वो बीमार रहने लग जाती है और एक दिन वो बिस्तर में से जब कोई हलचल करते नहीं दिखी तो उसके सास को कुछ घबराहट महसूस हुई और फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आके चेकअप करके बताते हैं कि कमजोरी की वजह से वो दम तोड़ चुकी है। अब आपकी बहू इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और उधर रीना के माँ, पिताजी और भाई को भी पता चलता है। वो लोग रोने लग जाते हैं। रीना की अंतिम क्रिया में चंदन की लकड़ी से रीना के चिता में अग्नि दी जाती है। गांव के लोग आज तक चंदन की लकड़ी की चिता किसी ने नहीं देखी थी। शमशान में रीना को अंतिम बार देखने रामनाथ भी आते हैं। वो चिता को जलते हुए देखते हैं। रामनाथ को पता चल गया था कि उसकी बेटी ने मायके जाने की जिद में कई दिनों से खाना पीना छोड़ दिया था। शरीर कमजोर होने की वजह से दम तोड़ दी थी। रामनाथ क्या करते, बेबस मजबूर था। सब नसीब का खेल था। और फिर रामनाथ रोते रोते वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एक दिन जमींदार भानु प्रताप बड़े पैमाने पर 13वीं का आयोजन करते हैं और फिर धूमधाम से 13वीं भोजन में पूरे गांव वालों को खिलाया जाता है। पूरे गांव में चर्चा होती है। कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर पेड़ के पास बैठकर बातें करते हैं। जो जमींदार लोगों का खून चूसकर इतना अमीर बना, वो एक गरीब घर की लड़की को बहू बनाया और शादी के 5 महीने बाद अचानक मौत हो गई। कुछ दिनों बाद रंजन की माँ खुश होकर रंजन को फोन करती है। बेटा रंजन, तेरे लिए मैंने दूसरी लड़की देखी है। वो भी डॉक्टर है। तू फिक्र मत कर बेटा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस बार तेरी शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी। तो देखा भाइयों, एक गरीब लड़की के प्रेम कहानी का अंत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब